हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग देखने जा रहे हैं लाइट का पार्ट टू। मतलब क्या है? रिफ्रैक्शन। पार्ट वन में हम लोग क्या देखे थे? पूरा का पूरा रिफ्लेक्शन देखे थे। रिफ्लेक्शन से हम लोग क्या क्या चीज़ हम लोग नोटिस कर पाए थे। पहला चीज़ तो ये, जितना भी मिरर्स का हम लोग केसेस पढ़े थे सारा किस पे डिपेंडेंट था? रिफ्लेक्शन पे। अब हम लोग जैसे आगे बढ़ रहे हैं हम लोग को रिफ्रैक्शन पढ़ना पड़ेगा। रिफ्लेक्शन पे क्या क्या डिपेंडेंट रहेगा? हमारा लेंस रहेगा, प्रिज्म वगैरह रहेगा और एटमॉस्फेयर के काफ़ी फेनोमेनन रहेंगे, वो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्रैक्शन सिंपल टर्म में हम लोग बोल सकते हैं सीधा बेंडिंग ऑफ लाइट। अब बेंडिंग ऑफ लाइट मतलब कुछ इस प्रकार का बेंड हो जाना, एक जगह से दूसरे जगह जाता है। व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, ये जैसे जो ब्लू कलर का दिख रहा है इसको हम लोग एयर समझते हैं। ये हो गया हम लोग का ग्लास स्लैब, ग्लास का बना हुआ है इसीलिए ग्लास स्लैब। वापस इधर ये अगेन एयर है। तो जैसे ये लाइट रे जो लेफ्ट से राइट की ओर जा रही है, इस पॉइंट पे जब वो टकरा रहा है तो उसका ना बेंड हो जा रहा है। लाइट लाइट बेंड हो रहा है, उसे जाना कैसे चाहिए था? उसे स्ट्रेट जाना चाहिए था, लेकिन बेंड हो गया। क्यों बेंड हो गया? कॉज एंड इफेक्ट के कारण। कॉज एंड इफेक्ट। अब कॉज क्या है? कॉज हो रहा है कि वन मीडियम से अनदर मीडियम में जा रहा है, वन से टू में जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज कर रहा है। अब डिक्रीज करने के कारण क्या हो रहा है? ये बेंड हो जा रही है, बेंड। ठीक है। अब अगेन जैसे इस पॉइंट पे जैसे ग्लास स्लैब से वापस एयर में जाएगा, मतलब टू से वन में जाएगा, तो स्पीड ऑफ लाइट क्या हो रहा है? स्पीड ऑफ लाइट वापस बढ़ जा रहा है। तो बढ़ जा रहा है तो वापस वो बेंड बैक हो जा रहा है। तो हम लोग दो चीज़ देखे। पहला चीज़ क्या था? जैसे एयर से ग्लास में गया तो एक अलग डायरेक्शन में बेंड हुआ। अब ग्लास से वापस जब एयर पे गया तो एक अलग डायरेक्शन में हो गया। तो हम लोग को दो चीज़ मिल रही है, हम लोग देखते हैं उसे। तो दो प्रकार का मीडियम हमें समझ में है, तो हम लोग उसको ना बांट लेते हैं। केस वन हम इस मीडियम को बोलते हैं रेयरर और इसको बोलते हैं डेंसर। अब रेयरर क्या होता है, डेंसर क्या होता है? ऑप्टिकल मीडियम के हिसाब से जिस भी चीज़ से लाइट पास होगी तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? ऑप्टिकल मीडियम। नॉर्मल मीडियम नहीं बोल के उसे ऑप्टिकल मीडियम बोलेंगे। क्यों? क्योंकि सर हम लोग ना फिजिक्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स में थोड़ा सा अगर फिजिक्स का टर्म ज़्यादा हम लोग डालते हैं, जैसे ऑप्टिकल हो गया, कुछ प्रोसेस को फेनोमेनन हो गया, तो वो ना अच्छा लगता है, मतलब डेफिनेशन लिखने में मार्क्स अच्छे आते हैं। ठीक है। तो एक पार्ट को रेयरर, रेयरर मतलब सिंपल वर्ड में हम लोग हल्का समझ लेते हैं। तो अगर कोई एक रे ऑफ लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहा है तो एक हम लोग नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे। लाइट को जाना कैसा चाहिए था? इस पाथ में। तो ये गया किस पाथ में? बेंड कर गया, तो इसे स्ट्रेट। तो रेयरर से डेंसर गया, तो इसे अगर हम लोग नॉर्मल बोलेंगे, बोलेंगे नहीं, होता ही है ये नॉर्मल 90 डिग्री से, मतलब जिस सरफेस से वो बेंड हो रहा है उस पॉइंट पे हम लोग उसे नॉर्मल बोलते हैं। ठीक है। तो नॉर्मल की और ये बेंड हुआ, तो इसका हम लोग एक लाइन लिख सकते हैं, रेयरर टू डेंसर बेंड्स किधर की ओर बेंड किया? टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल। केस टू। अब रेयर कौन सा था? पिछले वाले केस का अगर हम लोग ध्यान दें तो यहाँ पे एयर और यहाँ पे ग्लास। ग्लास थोड़ा सा डेंस हो गया, इसी के लिए डेंसर हो गया, ये एयर रेयरर हो गया। अब केस टू अगर हम लोग ध्यान दें, केस टू में अगेन हम दो सरफेस को बांट देते हैं, पहले डेंसर हो गया फिर हो गया हमारा रेयर। तो अगर एक रे ऑफ लाइट उसी तरह जैसे फर्स्ट केस में आ रहा था, रे ऑफ लाइट आया, हम लोग एक नॉर्मल क्रिएट कर दिए, तो ये बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इसे जाना कैसे चाहिए था? जाना चाहिए था इसे इस डॉटेड लाइन में। तो हम लोग दूसरा चीज से क्या समझ में आया? डेंसर टू रेयरर बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है। ये दो चीज़ को भी हम लोग को ध्यान रखना है, इसके बारे डिटेल हम लोग ना अगला चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी खाली इतना समझना है, रेयरर से डेंसर बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल और डेंसर से रेयरर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और इसमें अभी हम लोग को कुछ ध्यान नहीं देना है। ठीक है। अब एक बार वापस वो ग्लास स्लैब पे एग्जांपल आप समझा देंगे? सर हाँ, क्यों नहीं, समझा देते हैं।
अगर एक ग्लास स्लैब हम लोग रखते हैं, ठीक है, ये हो गया हम लोग का पूरा ग्लास स्लैब, ऊपर क्या हो गया, एयर हो गया, नीचे क्या हो गया, एयर हो गया। तो अगर रेड कलर से एक रे ऑफ लाइट को हम लोग इस पे कुछ आ रहा है तो हम लोग एक नॉर्मल बना दिए। जाना कैसे चाहिए था इसको, डॉटेड लाइन में ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन अब देखिए ये रेयरर हो गया, ये डेंसर हो गया, तो ये बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल, नॉर्मल की ओर बेंड कर गया। अब बेंड करने के बाद यहाँ से क्या हो रहा है, ये डेंसर से रेयरर निकल रहा है, तो अब यहाँ से ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल कुछ इस टाइप का निकल गया, ठीक है। तो यही फेनोमेनन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन, बेंडिंग ऑफ लाइट रेज। अब इसमें डिटेल्स में अगर जाएंगे तो ये क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये हो गया हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और यहाँ पे अगर हम लोग एक नॉर्मल ड्रॉ कर दे, ये थोड़ा सा, और यहाँ पे एक हम लोग अगर एक नॉर्मल ले ले, तो ये जो एंगल होता है इसको इमर्जेंट बोलते हैं, एंगल ऑफ इमर्जेंट। तो आई हो गया इंसिडेंट, इंसिडेंट एंगल, आर हो गया मतलब एंगल, आर रिफ्रैक्टेड एंगल। इसमें ध्यान देना है रिफ्रैक्टेड होता है, पहले वाले में रिफ्लेक्टेड था। और एंगल ई क्या हो गया, इमर्जेंट, इमर्जेंट एंगल। तो ई इमर्जेंट क्या हो गया, मतलब अब वो निकल रहा है बाहर, इसी के लिए उसको इमर्ज से इमर्जेंट एंगल हो गया, ठीक है। और ये जो शिफ्ट हुआ मतलब ओरिजिनल पाथ से जो अभी वाला पाथ में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो हम लोग को रिफ्रैक्शन में इस चैप्टर में यहीं तक पढ़ना, हम लोग सिलेबस के हिसाब से चल रहे हैं 10th CBSE में, अब अकॉर्डिंगली हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं, ठीक है। अब हम लोग को क्या देखना है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स देखना है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, एक नंबर है जो डिनोट करता है कि कोई भी एक ऑप्टिकल मीडियम से लाइट कितना बेंड करेगा या फिर उसमें कितना बेंडिंग करने का एबिलिटी है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मटेरियल इज ए डायमेंशन लेस नंबर। यहाँ पे ना डायमेंशन लेस को हम हाईलाइट कर रहे हैं, इसको भी हम आप लोग को डिटेल में समझाएंगे कि क्या होता है डायमेंशन लेस नंबर। दैट डिस्क्राइब्स हाउ फास्ट लाइट ट्रैवल थ्रू द मटेरियल, मतलब किसी मटेरियल से लाइट कितना फास्ट ट्रैवल होगा। देखो अगर डेंसर मीडियम होगा तो जाहिर सा बात है लाइट स्लो ट्रैवल करेगा, तो जितना ज़्यादा ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का नंबर रहता है उतना ज़्यादा वो डेंसर रहता है। तो एक लाइन तो हम ऊपर लिख देते हैं, मोर द नंबर of refractive index, more it will be denser। अब डेंसर जितना ज़्यादा होगा उससे क्या होगा, लेस विल बी द, लेस विल बी द स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट ऑन दैट मीडियम। ये समझने के लिए जितना ज़्यादा डेंस है उतना उसमें कम स्पीड ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है समझने के लिए से फिर से आप लोग ध्यान देके समझिए कि एक नंबर है, इट इज ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मटेरियल इज ए डायमेंशनलेस नंबर दैट डिस्क्राइब्स हाउ फास्ट लाइट ट्रैवल थ्रू दैट मीडियम, और इट इज़ द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अब एग्जाम में जिसके दिमाग में जो आए, या पार्ट यहाँ से इधर वाले पार्ट दिमाग में रह जाए, इसके पहले वाला पार्ट, अगर दोनों पार्ट रह जाए, दोनों ही अगर हम लोग लिख देते हैं या कोई भी एक पार्ट लिखते हैं तो हम लोग को ना फुल मार्क्स मिलता है। तो डेफिनेशन हम लोग के दिमाग में रहना चाहिए। अब यहाँ पे एक टर्म आया था डायमेंशन लेस नंबर। अब चलो देखते हैं, अगर कुछ a अपॉन बी है और a का कुछ यूनिट हो गया जैसे मीटर पर सेकेंड और नीचे b का भी हो गया मीटर पर सेकेंड, तो ऊपर नीचे अगर दोनों कट जाएगा तो यूनिट तो कुछ बच ही नहीं रहा है। जिस भी चीज़ में यूनिट नहीं रहता उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डायमेंशन लेस नंबर बोलते हैं। अब इसे क्यों बोले सर ये बताइए। अब देखो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में एक बात लिखा हुआ है, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो हम लोग इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से डिनोट करते हैं। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। वैक्यूम में जब भी दिखाना रहता है, सॉरी हम उल्टा लिख दिए, सी अपॉन वी। जब भी वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट दिखाना रहता है तो हमेशा सी से डिनोट करता है। अब स्पीड ऑफ लाइट है तो उसका यूनिट क्या रहेगा, हमेशा
मीटर पर सेकेंड ऊपर भी हो गया, मीटर पर सेकेंड नीचे भी हो गया, दोनों काट देंगे तो हम लोग को एक नो यूनिट मिलेगा जिसका कोई यूनिट ही नहीं है। अब ऐसा सारा नंबर जो जिसका यूनिट नहीं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डायमेंशन लेस नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स डिनोटेड बाय म्यू, ये म्यू। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को सी बोलते हैं और वी एक कोई मीडियम में, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू सी बाई वी। इसको किताब में एक और टर्म से मिलता है, ये वाला चीज, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब कुछ नहीं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, यही वाला चीज। ठीक है, अब फ्रॉम द above formula we can note that the reflective index is inversely proportional to speed of light in medium, which means, मतलब क्या बोल रहा है, इस रिफ्लेक्टिव इंडेक्स c अपॉन बी है, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स नीचे मीडियम में स्पीड रहेगा ना, उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब क्या होता है, अगर v बढ़ेगा तो म्यू घटेगा, तो जाहिर सा बात है जिसका अगर म्यू ज़्यादा रहेगा तो उसका v तो कम ही रहेगा। वही चीज़ हम लोग स्टार्टिंग में बात कर रहे थे। चलो हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है, 3 इंटू 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। किन्हीं किन्हीं ने ये भी किताब में देखा होगा 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इससे इसमें क्या कन्वर्जन है, किलोमीटर को बस मीटर में कन्वर्ट कर दिया गया, ध्यान रखें। अब वैक्यूम से थोड़ा सा डेंसर क्या हो गया, एयर, तो एयर जैसे डेंस हुआ स्पीड ऑफ लाइट हम लोग का घट गया। इससे ज़्यादा डेंस क्या हो गया, वाटर, वाटर में जैसे है स्पीड थोड़ा सा और घटा। वाटर से ग्लास में आए तो स्पीड थोड़ा सा हम लोग का और घट गया। मतलब जैसे जैसे हम लोग डेंसर की ओर जाते हैं हम लोग का ना स्पीड ऑफ लाइट घटते जाता है उस पर्टिकुलर ऑप्टिकल मीडियम में। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें जिसका अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है। तो नेचुरली कोई भी जो सब्सटेंस अवेलेबल है ह्यूमन को, उसमें सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है, डायमंड का। मतलब स्पीड ऑफ लाइट डायमंड में सबसे कम रहेगा। ये नेचुरली ऑकर्ड सब्सटेंस का है। ठीक है, आइए आगे ध्यान देते हैं। वाटर हैज़ मोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देन एयर, विच मीन्स वाटर इज मोर ऑप्टिकली डेंसर देन एयर एंड वाटर कैन बेंड लाइट मोर एज कम्पेयर टू द एयर। सही बात है, जो ज़्यादा डेंसर रहेगा उसमें स्पीड कम होगा ज़्यादा। अब स्पीड ज़्यादा कम होगा तो ज़्यादा बेंड होगा। डायमंड हैज़ द हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल सो इट बेंड्स द लाइट मोस्ट। इसी के लिए डायमंड्स को रिंग बनाने में यूज़ किया जाता है। अब रिंग से डायमंड का क्या लेना देना है, कुछ भी तो वहाँ लगा सकते हैं नहीं। अब ये सबसे ज़्यादा लाइट बेंड कर रहा है, कोई एक लाइट इंटर किया, बेंड हो रहा है सबसे ज़्यादा, मतलब अंदर बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन हो रहा है, इसी के लिए सबसे ज़्यादा चमकता है। ठीक है, इसी के लिए डायमंड यूज़ किया जाता है। धीरे धीरे आप लोग समझ जाओगे। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जैसे हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखे थे पार्ट 1 में। रिफ्लेक्शन में दो था, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। और दूसरा क्या था, पहला तो समझ गए, दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हम लोग ना रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, ध्यान रखें। तो इसमें भी पहला तो सेम होगा, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ द टू ट्रांसपेरेंट मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। मतलब क्या बोल रहा है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल ये सारा एक ही प्लेन पे रहेगा। ठीक है, अब ये दूसरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको डेफिनेशन में स्नेल्स लॉ के नाम से पूछता है, स्नेल्स लॉ। ठीक है, डिफाइन स्नेल्स लॉ। तो एक तो सेकेंड लॉ भी है और ये सेकेंड लॉ स्नेल्स लॉ भी है। तो रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ए कांस्टेंट फॉर द लाइट ऑफ ए गिवन कलर एंड फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडिया। दिस इज नोन एज स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या बोलता है स्नेल्स लॉ, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये एक कोई कांस्टेंट है, यही बोल रहा है ऊपर से पढ़ के। और यही कांस्टेंट क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अब इसमें ध्यान दे कि सर साइन क्या चीज़ होता है, तो ये ट्रिग्नोमेट्री में अभी आप लोग क्लास 10th में पढ़ोगे तो टेंशन मत लो। तो कैसे निकालेंगे सर, एंगल जिस इंसिडेंट रे आया तो नॉर्मल से हमेशा एंगल बनाता है। एग्जाम में आप लोग गलत मत करना, बहुत स्टूडेंट यहाँ से भी ले लेता है, ये गलत होता है। हमेशा ये नॉर्मल से बनाता है एंगल। तो ये एंगल को हम लोग साइन में डाल दिए और ये जो बेंड होके गया ये नॉर्मल से जो बनाया आर, तो इसका साइन आई अपॉन साइन आर, इसी को हम लोग कांस्टेंट बोले, मतलब म्यू। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी किसी किताब में म्यू को एन से भी दिखाया गया है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अब इसमें एक कंडीशन है, जैसे
ये हो गया हमारा नॉर्मल, ठीक है। हम लोग का इंसिडेंट ये हो गया, तो ये जो एंगल है, एंगल को हम लोग अगर घटाते घटाते डायरेक्ट इसी के ऊपर अगर नॉर्मल के ऊपर ले आए तो सर क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा सर, साइन आई, तो आई हम लोग का क्या हो जाएगा 90 डिग्री, नहीं 0 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ना नॉर्मल से हम लोग मेजरमेंट लेते हैं और साइन 0 इज इक्वल टू 0 होता है। तो साइन आई अपॉन साइन आर, तो अगर ये 0 हो जाएगा तो 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग क्या होता है? अनडिफाइंड, मतलब इन्फिनिटी होता है, जो कि नॉट डिफाइंड होता है। इसी के लिए ये जो फॉर्मूला है साइन आई बाई साइन आर, ये कहाँ से कहाँ तक वैलिड है? 0 डिग्री से ज़्यादा और 90 डिग्री से कम, इसी बीच में ये वैलिड है। तो सर इस लाइट रे का क्या हुआ जो नॉर्मली ऊपर से आ रहा था? जो भी लाइट रे नॉर्मली किसी एक सरफेस पे गिरेगा तो बिना बेंड हुए स्ट्रेट अवे वो चला जाता है। ये भी इस पार्ट से यही एक क्वेश्चन पूछा जाता है और एक स्नेल्स लॉ पूछा जाता है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, कोई भी रे ऑफ लाइट अगर एक नॉर्मली किसी एक मीडियम पे आके गिरा तो ये ना सीधा सीधा वहां से चले जाता है, सीधा सीधा, कोई बेंड नहीं होता है, ठीक है। अब विच मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम विल बी जीरो विच इज नॉट पॉसिबल, स्नेल्स लॉ इज वैलिड फॉर इतना से इतना। यही चीज़ है कि ये 0 डिग्री हो गया यहाँ पे, अगर डायरेक्ट ऊपर में आ गया तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अनवैलिड हो जाता है, ठीक है। और यही वो हो गया, अगर कोई एक रे ऑफ लाइट 90 डिग्री पे आ रहा है, मतलब नॉर्मल से पास हो रहा है, तो एकदम सीधा सीधा चले जाता है, ठीक। अब हम लोग क्या देखेंगे? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी तक हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखे, अब हम लोग देखेंगे थोड़ा रिलेटिव। अब रिलेटिव का मतलब क्या होता है पहले आप लोग बताओ तो क्या होता है? रिलेटिव मतलब सीधा भाषा में हम लोग बोलते हैं रिश्तेदार, मतलब किसी के रिलेशन में। अब किसका रिश्तेदार? हम रिलेटिव बोलेंगे तो मेरा रिश्तेदार हो गया। वैसे ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस दो चीज़ पे डिपेंडेंट था? मीडियम पे और स्पीड ऑफ लाइट पे। तो एक हम लोग ले रहे थे c बाई वी, c क्या होता? वैक्यूम, और v मतलब किसी एक मीडियम पे उसका स्पीड ऑफ लाइट। तो यहाँ पे ना वैक्यूम के अलावे हम कुछ और रख देंगे तो हम लोग उसको बोलेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो सपोज ए लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू मीडियम टू, मतलब हम एक मीडियम बना देते हैं, अगर इसको हम ऊपर 1 नाम दे दिए और नीचे वाले को मीडियम 2 नाम दे दिए, तो लाइट मीडियम 1 से मीडियम 2 की ओर जा रहा है। एंड v1 इज द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 एंड v2, मतलब हम एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ से ऐसे आया, यहाँ पे इसका v1 हो गया और इधर जो जा रहा है इसका v2 हो गया स्पीड, ठीक है, इन मीडियम 2। देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, इसको ना एकदम ध्यान से पहले तो आप लोग पढ़ने सीखो, क्योंकि अभी आप लोग एकदम नए हो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, ठीक है, मीडियम 2 का विथ रेस्पेक्ट टू, इसको कहीं कहीं किताब में WRT से भी लिखता है, विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज गिवन एज। देखो इसको पढ़ना सीखना है। अभी तक हम लोग म्यू लिख रहे थे, अब लिखा हुआ है म्यू 2 1। अब देखो क्यों ऐसा लिखा हुआ है, यहाँ पे पहले 2 था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, तो हम 2 लिख दिए, विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1 लिखा हुआ है तो हम यहाँ पे 1 लिख दिए। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। तो अब हम लोग आ रहा है पहले मीडियम टू का निकालना है, तो इसको हम लोग नीचे रख देंगे और मीडियम 1 का ऊपर कर देंगे, बस इतना ही डिफरेंस है, ठीक है। तो मीडियम 1 का हम लोग का स्पीड ऑफ लाइट कितना था? v1, और मीडियम 2 का कितना था? v2। बस यही हो गया हम लोग का रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो इससे भी एक क्वेश्चन आता है, और 2021 का जो बोर्ड एग्जाम होने वाला था, जो कैंसिल हो गया है कोरोना के कारण, उसके सैंपल पेपर में जो CBSE द्वारा रिलीज किया गया था, इस टाइप का एक क्वेश्चन था इस पोर्शन से। तो इसको ध्यान से समझना है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नहीं समझ में आए वीडियो को आप वापस बैक टू बैक जाके देखना। कभी कभी ऐसा भी लिखा रहेगा म्यू एयर वाटर, इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, आ रही हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिनोट करें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, पहले एयर था एयर विथ रेस्पेक्ट टू वाटर। अब इसको अगर लिखना होगा तो म्यू एयर वाटर इज इक्वल टू स्पीड, किसमें सबसे पहले देखेंगे? हम लोग का जो पहले होता है वो नीचे जाता है, आप लोग ऊपर से भी देख लेना। तो जो वाटर होगा ऊपर आएगा बाद वाला, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। तो इससे हम लोग को रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाएगा, सिंपल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग एक बार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ गए, तो रिफ्रैक्शन से एक तो बेसिक हम लोग का ग्लास स्लैब वाला क्वेश्चन आता है, ठीक है, उसमें एंगल ऑफ इंसिडेंट रे
इमर्जेंट रे, लैटरल डिस्प्लेसमेंट, ये सब पूछा जाता है। और दूसरा चीज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग को ना पूरा का पूरा लेंस पढ़ना है। अब जिनको भी मिरर ठीक से समझ में आ गया उनके लिए तो लेंस कुछ है ही नहीं, एकदम बाएं हाथ का खेल है। तो अभी भी जिनको नहीं समझ में आया है, आप मेरा पहला वाला वीडियो जाके देख लीजिए, एक बार समझ लीजिए, फिर यहाँ पे आएंगे तो आपको बहुत आसान पड़ेगा। ठीक है।